अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेश। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। इस पर हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स को और स्केलर्स को। वेक्टर्स बेसिकली आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका प्रॉपर क्या होता है, यूनिट होता है और उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। पर्टिकुलर डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन हो और उसका पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, और उसका यूनिट हो, उसे कहते हैं फिजिकल। उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर्स। जिनकी डायरेक्शन नहीं होती वो होते हैं आपके पास स्केलर। जिस तरह आपकी बॉडी का मास है वो स्केलर है, ठीक है, फोर्स है वो वेक्टर है। अब फोर्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यही है, क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज स्केलर और वेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्स। फोर्स बेसिकली क्या है, आपके पास स्केलर है या वेक्टर, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी, आपके पास एक चेयर है, ठीक है, या फिर आपके पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स को आपको आगे डिस्प्लेस करना है। यहाँ से आप चाह रहे हैं कि यहाँ से उठ के बॉक्स जो है ना वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से आपको धक्का देना पड़ेगा या फिर आपको पीछे जाके इसको अपनी तरफ ड्रैग करना पड़ेगा। यानी उसका मतलब वो भी आपके पास पीछे बैकवर्ड ही फोर्स लगेगी आपके पास। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, अगर आपको वेस्ट से साउथ की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाना है तो यहाँ से आप फोर्स लगाएं, या फिर आप यहाँ पे ईस्ट की तरफ खड़े होकर इसको अपनी तरफ खींचें। यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स का लगना ज़रूरी है, नहीं तो ये बॉक्स इस पोजीशन से इस पोजीशन में नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसके बाद है आपके पास स्पीड। और स्पीड पता है हमें कि स्पीड जो बेसिकली रेशो होती है वो डिस्टेंस और टाइम क्या होता है, रेशो। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन पर्टिकुलर इन यूनिट टाइम। डायरेक्शन नहीं होती इसके अंदर। आप भले सीधे चलाएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहे हैं 2 मीटर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहे हैं 2 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर मूव कर रहे हैं, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर। तो स्पीड क्या होगी, 2 मीटर पर सेकंड। किसी भी डायरेक्शन के अंदर 2 मीटर मूव कर ले तो डायरेक्शन चेंज होने से स्पीड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास स्पीड क्या होगी, आपके पास स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर्स क्या है आपके पास, वेक्टर। उसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में ये डिफरेंस होता है कि आपके पास जो वेलोसिटी होती है बेसिकली वो होती है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो उसके अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब आपके पास वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेलोसिटी आपके पास वेक्टर है। उसके बाद एरिया। अब जिस तरह से आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, इस पीस ऑफ पेपर को आपने टेबल पे रख दिया, ठीक है, उसके बाद आपने अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद आपने कवर्ड में रख दिया। अब इस पीस ऑफ पेपर पे ऐसा तो नहीं होगा कि इसकी छोटा बड़ा हो जाए, खुद ब खुद ही छोटा सा हो गया हो, आपने टेबल पे रखा हो, आपने कवर्ड में रखा हो तो वो बहुत बड़ा हो गया हो, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसके एरिया के ऊपर, सेम ही रहेगा, कहीं भी रख दें आप। तो ऐसी चीज़ें जो डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन पे, उसको सीधा रखें, उल्टा रखें, वर्टिकल रख दें, हॉरिजॉन्टल रख दें, किस तरह से भी रखते हैं, उसके एरिया पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एरिया क्या होगा आपके पास, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एरिया होगा आपके पास स्केलर। ठीक है, उसके बाद है आपके पास एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या थी, वेक्टर थी, तो वो एक्सेलरेशन भी क्या होगी आपके पास, वेक्टर होगी। तो एक्सेलरेशन वेक्टर होगी। उसके बाद है वर्क। वर्क बेसिकली होता है आपके पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मुश्किल सी थोड़ी डेफिनेशन है, आप इसकी एक आसान सी एग्जांपल लें जिस तरह से। तो बेसिकली वर्क होता है आपके पास कि आपके पास फोर्स कितना मूव करवा रही है किसी बॉडी को अपनी डायरेक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने ये एक बॉक्स रख दिया यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ से फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की, तो इसने बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया 3 मीटर आगे। ठीक है, तो 3 2 6 न्यूटन मीटर इसके अंदर वर्क हो जाएगा। ठीक है, 2 3 6 हो गया। अब यही फोर्स हमने कर दी, फोर्स लगा दी हमने यहाँ पे, ठीक है, और ये बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेस हो गई। अब देखें डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दी, अभी भी न्यूटन वर्क कितना हो रहा है, 2 3 6 ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी फोर्स लगा रही है उसी डायरेक्शन के अंदर क्या हो रही है, आपके पास बॉडी मूव कर रही है, तो नेगेटिव का तो कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब आपके पास वर्क डन जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है। इसका मतलब वर्क क्या होगा आपके पास, स्केलर क्वांटिटी होगा। उसके बाद वॉल्यूम, जिस तरह एरिया आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी क्या होता है, स्केलर होता है, क्योंकि आपके पास 1 लीटर पानी है ना, उसको आप बोतल में रख दो, गिलास में निकाल लो, किसी शॉपर में डाल दो तो 1 लीटर ही रहेगा और उसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है। वेट, वेट है आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है और वो डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स द अर्थ। क्योंकि वेट को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल
पुल ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ आपको अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर रही है। जितना आपको अर्थ अट्रैक्ट करेगी उतना ही वेट क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी डाउनवर्ड। और वेट क्या होगा आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। मास होती है क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी आपकी बॉडी में कितने एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होता है स्केलर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। ये कैप लगा हुआ है, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर से ही है। आई जे के ऊपर कैप लगा हुआ है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर जे है। तो पी क्यू वेक्टर फाइंड करना। आप देखिए जो भी वेक्टर होता है ना उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक उसका टर्मिनल पॉइंट होता है। जिस साथ अभी हमें पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो P बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट होगा और Q क्या होगा आपके पास टर्मिनल पॉइंट होगा। ठीक है, तो जब भी आप वेक्टर फाइंड करेंगे पी क्यू हो या ए पी हो तो आप क्या करेंगे सेकंड को फर्स्ट से माइनस करवाएंगे, यानी Q माइनस पी। पी क्यू फाइंड करना है तो Q माइनस पी याद रखिएगा। और Q के कोऑर्डिनेट से -4,5 तो लिखेंगे -4,5 माइनस पी के कोऑर्डिनेट से 4,6। ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। और जब भी सब्ट्रैक्शन होती है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से माइनस होता है और सेकंड एलिमेंट क्या होता है सेकंड से माइनस होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे -4 है और ये +4 है, लेकिन माइनस प्लस -4 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एलिमेंट 5 है और ये पे 6 है, तो माइनस प्लस -6, -4 बन जाएगा -8 और 5 में 6 माइनस करेंगे -1। अभी आपको वेक्टर मिल गया, लेकिन आई जे की फॉर्म में लिखना है तो फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा बेसिकली एक्स है और सेकंड जो होगा वो आपके पास क्या होगा वाई। तो हो जाएगा -8i माइनस वाई। वाई की जगह क्या लिखेंगे 1, 1j कैप लगा देंगे। अब 1 तो अंडरस्टूड है कि 1j है, वो एक j है इधर। 8i का मतलब 8 टाइम्स आई है इधर, तो यहाँ पे 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्या लिख देंगे पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर मिल गया। उसके बाद है आपके पास सब पार्ट में यही करना है अपने। सेकंड पार्ट है आपके पास p -5, 2, 9 एंड q है आपके पास 10, 8। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें पी क्यू वेक्टर ही फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू q माइनस पी। तो पहले q लिखेंगे 10, 8 माइनस पी, पी है -5/2, 9। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 10 और यहाँ पे -5/2, तो माइनस माइनस +5/2 हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 8 है तो लिखेंगे 8 माइनस प्लस -9। अब इसे सिंप्लीफाई करें, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 10s are 20 एंड 1 5s are 5 एंड 1 2s are 2। अब 8 में से 9 माइनस करेंगे -1। 20 + 5 बन जाएगा 25/2 -1। अब इस आई जे की फॉर्म में लिख देते हैं। आई जे की फॉर्म में लिखेंगे हम इस वेक्टर्स को, तो बन जाएगा आपके पास पी क्यू वेक्टर 25/2i माइनस j कैप लगा देंगे। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर्स p गिवन है, q गिवन है, r गिवन है। हमें फाइंड करना है 2p + 3q। सो 2p + 3q दैट इज फर्स्ट पार्ट। सो 2p p की जगह वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। p आपके पास -4i प्लस -5i + 4j प्लस 3q, q है आपके पास -3i + 5j। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 5s are 10i, 2 4s are 8j, 3 3s are 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 3 5s are 15j। अब आई में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा और जे के अंदर। अब 10i है और ये आपके पास 9i है, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 1i बचेगा। ठीक है, 8j और 13j, 8 और 13 को आप ऐड कर दें हो जाएगा 21j। ठीक है, अब 1i तो हम लिखेंगे नहीं, जस्ट ये लिख देंगे i + 21j। अब से आपके पास देखें सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे पार्ट इसी सॉल्व होंगे, तो हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका। सो सेकंड पार्ट है हमारे पास 3p + हाफ इंटू q वेक्टर प्लस r वेक्टर। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिस वक्त हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की थी। 3p की जगह आ जाएगा आपके पास p वेक्टर है आपके पास -5i + 4j
सो -5i प्लस 4j हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है आपके पास प्लस हाफ, तो लिखेंगे हाफ। हाफ के बाद क्या आपके पास q है, तो q आपके पास इक्वल है -3i प्लस 5j। ठीक है, उसके बाद क्या आपके पास प्लस आर, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और फिर आर वेक्टर इक्वल है आपके पास -6i प्लस 7j। ठीक है, ये 3 1/2 और प्लस तो सेम लिखा तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जार 15, तो 15 है। और 3 मल्टीप्लाई का 4 से, 3 4 जार 12j। हाफ मल्टीप्लाई का -3 से है तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 3 जार 3 एंड आई सेम, और डिवाइड में 2 और वो 2 भी सेम। जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन में नंबर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेशन सिर्फ न्यूमरेटर से होती है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5j, और डिवाइड में 2 से प्लस माइनस -6 प्लस 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 7j। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई वाली टर्म्स का 1 2 और ये 3 आई, तो 15 और 6 दोनों ही देखें नेगेटिव है। 15 और 6 बन जाएगा आपके पास -21 है। ठीक है, अब इसके साथ ये फ्रैक्शन में नंबर है तो आई, लेकिन फ्रैक्शन में तो उसको हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। अब आपके पास देखिए जे वाली टर्म 12j है, 15j है, 5 और 2j है, 7j, तो 12 प्लस 7 बन जाएगा आपके पास 19j प्लस 5 ओवर 2j है। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 सा 2 2 2 सा 4, माइनस सेम 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। इसके बाद आई था तो यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा j, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे 1 2 सा 2, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 38, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो j है तो दोनों के साथ j बना देंगे, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 42 और 3 हो जाएगा 45 आई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 38 और 5, 38 प्लस 5 बनता है आपके पास 43, तो 43j डिवाइडेड बाई 2, उस पर भी कैप लगा देते हैं यहाँ पे भी। सो दैट इज द आंसर, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 आपको ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पी क्यू आर एंड एस 4 पॉइंट्स हैं, आर द गिवन पॉइंट, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर पी क्यू एंड आर एस। तो बेसिकली आपको पी और क्यू वेक्टर्स पॉइंट्स गिवन है, पहले आपने पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक आर एस वेक्टर फाइंड करना है। फॉर लेट्स से कि आपके पास आर एस वेक्टर यहाँ पे होगा आर एस। ठीक है, आर पॉइंट एस पॉइंट, ये आर एस वेक्टर फाइंड कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो पी क्यू वेक्टर फाइंड करते हैं। पी क्यू फाइंड करना है पहले, तो पी क्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से माइनस करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था हमने, क्यू माइनस पी, पहला पार्ट यही था, क्यू पी वेक्टर निकाला था क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में। वैल्यू सेम थी, लेकिन अब क्यू के कोऑर्डिनेट से 8,0, तो 8,0 माइनस पी के कोऑर्डिनेट से -2,5। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे आपके पास 8 है, और यहाँ पे -2 है, तो बीच में ही माइनस है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट 0 है, ये +5 है, तो प्लस माइनस -5 तो जाएगा 8 + 2 10, उसको आई जे की फॉर्म में लिखें तो बन जाएगा 10i। 0 में तो 5 माइनस करेंगे -5, तो जाएगा -5j। तो ये आपको ये पी क्यू वेक्टर मिल गया। अब हमें फाइंड करना है आर एस वेक्टर। आर एस वेक्टर, तो आर एस वेक्टर होगा आपके पास s माइनस आर, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो a से आपके पास x के कोऑर्डिनेट -10,7 माइनस आर, आर है 7/2,6। सो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट -10 हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -7/2। ठीक है, फिर कॉमा 7 है, कॉमा के बाद ये माइनस, ये प्लस का 6 है तो माइनस प्लस -6। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ये 20, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, और 1 2 सा होता है आपके पास 2, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, अब 10 और 20 और 7 बन जाएगा -27/2i प्लस j, तो ये हमें वेक्टर मिल गया आर एस वेक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने इसका सम करना है, कैप भी लगा देते हैं।
नाउ सब में दोनों वेक्टर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो पी क्यू प्लस आर एस। तो पी क्यू वेक्टर है आपके पास 10i -5j प्लस आर एस वेक्टर है -27/2i प्लस 6। तो ब्रैकेट भी मैंने खुद ही इसलिए लिखा है कि ब्रैकेट की नीड नहीं थी, लेकिन वो माइनस की साइन थी ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दो साइन आप एक साथ लिखते थे, तो मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया इसको। अब माइनस प्लस हो जाएगा -27/2i। ठीक है, प्लस 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 जे, हमें पता है कि आई कंपोनेंट आई में ऐड होगा, जे जे में ऐड होगा। तो ये 10 और 27/2 को पहले हम साथ लिखते हैं। तो 10i -27/2। ठीक है, और 5j, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 5 में तो 4 1 डायरेक्ट माइनस कर दें तो -4j बचेगा। यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसकी कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे -27i, डिवाइडेड बाय 1 2 ज़ा 2 -4j। ठीक है, आप इसको 20 और 27 दोनों ऐड हो सकते हैं तो बन जाएगा आपके, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 20 में से 27 माइनस करेंगे तो -7/2i -4j। ये आपको दोनों वेक्टर का सब मिल गया। सो अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो बेसिकली हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करते किस तरह से, हम किसी भी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो आपके पास यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली होता ऐसा वेक्टर है जो आपको डायरेक्शन के लिए यूज होता है हमारे पास। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर है ना आपके पास, ये बड़ा सा मैंने एक वेक्टर बना दिया, एक्सटेंड कर देता हूँ मैं इसको। लेट्स से कि आपके पास ये वेक्टर है, अब इसका यूनिट वेक्टर चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो जो यूनिट वेक्टर बनेगा तो बिल्कुल सेम ऐसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन वो साइज में छोटा हो जाएगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 यूनिट होगा। उसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा, एक कैप से उसको नोट करते हैं। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, और वो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं वेक्टर की, तो उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पी वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो पी वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, पी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो पी वेक्टर गिवन है हमें -3i प्लस 8j। इसका क्या लेंगे हम, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं हम, जो पे इसके कॉम्पोनेंट्स है आई के साथ देखेंगे क्या लिखा हो, -3, तो -3 स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट 8 है तो हो जाएगा आपके पास 8 स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 8 8 जा 64। 9 और 64 बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 73, और जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो आप उसका स्क्वायर रूट लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आएगा डेसिमल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पी कैप इज इक्वल टू वेक्टर पी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर पी है आपके पास -3i प्लस 8j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर रूट ऑफ 73। अब दोनों टर्म को 73 से डिवाइड कर देंगे, 3i को भी, तो 3i ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 73 प्लस 8j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 73। तो आपको p यूनिट वेक्टर मिल गया। तो पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 सारे एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर विद गिवन मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, तो हमें एक वेक्टर निकालना है जिनकी जो डायरेक्शन होगी इस वेक्टर की तरह हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। जिस तरह आपके पास ए वेक्टर है ना, ठीक है, तो ये न्यू वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हो, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, उसका 6 हो। ठीक है, और डायरेक्शन, ये तो अब डायरेक्शन का मतलब ही यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास जो ए वेक्टर की है ना, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम। यूनिट वेक्टर को फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर एक ए वेक्टर गिवन है हमें 2i -3j। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 4 + 9 बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो आपको ये ए का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब ए का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा।
ठीक है। सो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर क्या आपके पास 2i-3j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, अब हमें न्यू वेक्टर निकालना है। अब देख डायरेक्शन हमें पता चल गया, ये डायरेक्शन है फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास यूनिट वेक्टर निकल गया। ठीक है, अब इसी को किससे करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा 6a बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो लेट इस वेक्टर का नाम दे देते हैं b का। ठीक है, लेट b इज रिक्वायर्ड वेक्टर, जो क्वेश्चन के अंदर हमें रिक्वायर्ड है फाइंड करने का कहा हुआ है, रिक्वायर्ड वेक्टर। सो b इक्वल होगा आपके पास किसके 6 टाइम्स ऑफ ए कैप के। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन का मतलब था आपके पास यूनिट वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास ए का जो यूनिट वेक्टर है वो आपके पास 2i-3j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो 12y एंड 6 3 ज़ा 18j। अब डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 13 है तो दोनों को डिवाइड करवाते हैं, दोनों को स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो आपके पास ये बी वेक्टर मिल गया हमें। देखिए पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 एग्जैक्टली सेम है। इसमें यूनिट वेक्टर निकाल के 7 से मल्टीप्लाई करना है, पार्ट नंबर 3 में सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के 11 से मल्टीप्लाई करना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। तो जो अननोन क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व है उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। जिससे फर्स्ट पार्ट है आपके पास 4i प्लस 5j कैप कैप इज इक्वल टू p यूनिट वेक्टर i कैप प्लस 5j। अब आपको p फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके पास देखिए जब भी दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं बीच में देखिए इक्वलिटी की साइन है। इक्वलिटी की साइन में से आपके पास ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, और जब दो दो वेक्टर इक्वल होते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं। यानी x कंपोनेंट को i के कोफिशिएंट को i के इक्वल और j के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए दोनों को इक्वल है 5, तो p को किससे कोरस्पॉन्ड, p जो है कोरस्पॉन्ड होगा इससे 4 से, यानी p इक्वल होगा आपके पास 4 से। यहाँ लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। और डेफिनेशन क्या कहती है इक्वलिटी वेक्टर्स की, कि आपके पास x कंपोनेंट x के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो p की इक्वल होगा आपके पास 4 के, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 में भी आपने यही करना है। ठीक है, 5,7 है इज इक्वल टू 5 माइनस क्यू। तो y कंपोनेंट को y लिख के इक्वल रख देंगे जस्ट बस। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स 7 इसका वाई कंपोनेंट है और यहाँ पे क्या है क्यू है, तो 7 इज इक्वल टू माइनस क्यू। माइनस क्यू की साइड चेंज करेंगे प्लस क्यू हो जाएगा, प्लस का 7 है साइड चेंज करेंगे -7 हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू मिल जाएगी आपको -7। इसे अंदर पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर सॉल्व कर लीजिएगा सेम है। इससे p की वैल्यू देखिए डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 7/2 होगी, और यहाँ पे p की वैल्यू जो होगी वो होगी आपके पास 5/2। लेकिन स्टेप शो कीजिएगा, अगर एमसीक्यूज में तो एमसीक्यू में तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट dividing the join of A and B in the ratio where position vectors of A and B are given। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना है हमें। दो वेक्टर्स गिवन है A एंड B, इनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। ठीक है, और उसका रेशियो गिवन है 3:5। ठीक है, अब इसके अंदर फाइंड करना है फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइंट ऑफ ए एंड बी। पोजीशन वेक्टर कहाँ से ड्रॉ होता है ओरिजिन से, तो पहले सबसे पहले तो एक ओरिजिन बनाएंगे यहाँ पे। ये हो गया ओरिजिन, ये पॉइंट है आपके पास ए और ये पॉइंट है आपके पास बी। ठीक है, और वेयर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर गिवन। ठीक है, ए एंड बी का पोजीशन वेक्टर किस तरह से बनेगा, इस तरह से। ये ए का पोजीशन वेक्टर हो गया आपके पास, और ये आपके पास बी का पोजीशन वेक्टर हो गया। ये 0 से स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, वो कहाँ जाके टर्मिनेट होगा ए पे। अब इसकी बात कर रहे हैं ज्वाइन ऑफ ए एंड बी। ज्वाइन ऑफ ए एंड बी का मतलब है ए एंड बी को आप ज्वाइन करते हैं, तो ए एंड बी को हम कर देते हैं ज्वाइन, तो ये हो जाएगा आपके पास ज्वाइन, ए और बी ज्वाइन हो गए। अभी इसका जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना, इसको इसको कोई एक वेक्टर है ना क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द ज्वाइन ऑफ। तो इसको फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट है, 3:5 का मतलब है टोटल इस पे 8 पार्ट्स होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट होगा। तो वो क्या कर रहा है, 3 सेगमेंट को अलग कर रहा है और 5 सेगमेंट को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3, तो 3 अलग और ये 5 अलग, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा। देखिए 3 पार्ट्स ऊपर 5 पार्ट्स नीचे, 3:5 का मतलब ये होता है। उसको हम नेम दे देंगे, इसको 3:5 है ना, इसको कर देंगे हम n/m। ठीक है, इसको नाम देते हैं m, और ये हो जाएगा n, और ये वेक्टर a और ये वेक्टर b। ठीक है, तो इसको भी नेम देते हैं लेट। इस वेक्टर हमने सपोज किया पोजीशन वेक्टर a को 4i-5j के इक्वल, और इसको सपोज किया हमने पोजीशन वेक्टर b को सेकंड वाले को 2i+7j के इक्वल। इसके हमें फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे यूज करना है। और 3:5, तो उसको हमने क्या कर दिया, m/n। ठीक है, m/n किसके इक्वल है, 3:5 के। इसका मतलब m की वैल्यू है आपके पास, m की वैल्यू 3 होगी और n की वैल्यू क्या होगी आपके पास 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 5। ये तो मैंने इसी डमी एग्जांपल दी थी आपको। तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 5, और m की जगह क्या आएगा आपके पास 3। ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा फिर, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिवीजन होगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली फाइंड करना है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट आपके पास फॉर एग्जांपल R है। ठीक है, अब इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी इस पे एक वेक्टर ड्रॉ करना है, कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये वेक्टर, तो ये बेसिकली हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आपके पास आर वेक्टर से, कहते हैं इंटरनल डिवीजन, क्योंकि अब लाइन को, ये लाइन ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है पॉइंट। सो आर वेक्टर इक्वल आता है आपके पास एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। अब इसके अंदर वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें, जैसे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू एम। एम की वैल्यू क्या है आपके पास 3। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई होगा, 3b से। याद रखिए ये 3b से मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5a से मल्टीप्लाई होगा हमेशा। तो 3 मल्टीप्लाई होगा b से, तो b के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ये ना आपके पास b वेक्टर 2i+5j, प्लस के बाद है n है, n की वैल्यू आपके पास क्या है 5, और a है आपके पास 4i-5j डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो बन जाएगा आपके पास 3+5। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 आए, 3 5 15j, 5 4 20i, 5 5 25 प्लस माइनस माइनस 25j डिवाइडेड बाय 3+5 8। अब 6 और 20 बन जाएगा आपके पास 26 है, और 15 में से 25 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, लेकिन बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो -10 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 8। तो दोनों क्या करेंगे, अब 8 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों डिविजिबल हैं आपके पास 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा तो हो जाएगा 13/4i, एंड ये भी डिविजिबल है 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा तो हो जाएगा -5j डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आर बन गया। याद रखिए क्या करेंगे, अब जो आपके पास रेशो गिवन है 3:5, उसको कंपेयर करवा देंगे m/n से। ठीक है, अल्फाबेटिक एडर के अंदर KLMNO आता है ना, m पहले आता है और n बाद में, तो इसलिए आप m/n लीजिएगा ताकि m और n की वैल्यू मिल जाए। और अल्फाबेटिक ऑर्डर में ABCD पहले आता है, तो A B, पहला वेक्टर A लेंगे, दूसरा वेक्टर B लेंगे। ठीक है, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे mp+n डिवाइडेड बाय m+n। और याद रखिए यहाँ पे इंटरनल डिवीजन हो रही है, एक्सटर्नल डिवीजन होगी तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आ जाएगी। यहाँ बीच में प्लस आ रही है, यहाँ पे चेंज नहीं हो जाएगी, प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, अगर एक्सटर्नल डिवीजन आ जाए पेपर में तो यहाँ पे प्लस की जगह आप क्या लिखेंगे माइनस। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा हूँ इन वेक्टर से बाहर है, यहाँ पे कहीं है। ठीक है, तो बेसिकली डिवाइड करने के बजाय क्या कर रहा हूँ, वेक्टर के अंदर इंक्रीमेंट कर देगा और ज़्यादा। सो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, प्रूव हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पास ओ पॉइंट है। ठीक है, ओ ए एक वेक्टर है। ठीक है, एक आपके पास ये बी पॉइंट है, तो ये बन जाएगा ए बी वेक्टर। ये आपके पास सी पॉइंट है, तो ये बन जाएगा आपके पास बी सी वेक्टर। ये पॉइंट है आपके पास डी,
ठीक है, और ये बन जाएगा डी सी वेक्टर, और ये आपके पास डी ई पॉइंट है, तो बन जाएगा आपके पास डी ई वेक्टर। पैराग्राम हेक्सागोन लोग कहता है कि आपको पता है कि इन सारे वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे ना, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो ओ ई के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है बेसिकली। तो उस प्रूव करने के लिए हम पहले तो हमने हेक्सागोन कंसिडर किया हमने, और वन, और हेक्सा का मतलब होता है 6 साइड वाला पॉलीगॉन, तो 1 2 3 4 5 6 पॉली का मतलब तो पहले होता है बहुत साइडों, हेक्सागोन का मतलब होता है आपके पास 6 साइडेड पॉलीगॉन होगा आपके पास। ठीक है, तो कंसीडर ओ ए बी सी डी ई इज अ हेक्सागोन। हेक्सागोन में भी टाइप्स आती हैं, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर हेक्सागोन होता है जिसकी सारे साइड इक्वल जिस तरह से बना हुआ है। तो बेसिकली हमने फाइंड करना है ओ ई, रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ इधर, लेट से इधर एक वेक्टर ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, अब आपके पास देखें यहाँ पे एक ट्राइंगल बनना होगा, ओ ए बी और ओ बी। अगर इन दोनों वेक्टर को ऐड करें अकॉर्डिंग टू ट्राइंगुलर लॉ, ओ ए प्लस ओ बी, तो किसके इक्वल होगा, ओ ए प्लस, सॉरी ए बी, यहाँ से ऐड करते हुए जाएंगे ना, ओ ए प्लस ए बी। वो बेसिकली क्या देगा आपके पास, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो ये ओ बी से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं ना, तो थर्ड साइड जो होती है बेसिकली उसका रिजल्टेंट होता है। ट्राइंगुलर लॉ है हमारे पास, अगर दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो किस साथ डॉट होगा, फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और सेकंड वेक्टर के टर्मिनेट पॉइंट को मिलाते हैं आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा उन दोनों का। ठीक है, जिस साथ हमें यहाँ पे मिला है। तो ओ ए प्लस ओ बी बेसिकली किसके इक्वल होगा, ओ से लेकर बी तक के डिस्टेंस के इक्वल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ओ बी इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर किसके इक्वल है आपके पास, ओ ए प्लस ओ बी के सम के, ओ ए प्लस ए बी के। ठीक है, सिमिलरली हमें ये इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे इसका। तो यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब दो वेक्टर हो गए आपके पास, ओ बी हो गया और बी सी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ओ सी मिल जाएगा। तो ओ सी किसके इक्वल होगा आपके पास, ओ सी, ये हम पहले इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, तो ओ सी वेक्टर इक्वल होगा आपके पास ओ बी प्लस बी सी के, सबको डायरेक्शन भी देंगे, ओ बी से बी सी जाए या डायरेक्ट ओ से सी पे चले जाए, बात एक ही है ना, ट्राइंगुलर बनना है तो ओ बी प्लस बी सी के। ठीक है, और ओ बी किसके इक्वल था, ओ ए प्लस ए बी के, तो ये सब्स्टिट्यूट भी करते जाते हैं साथ साथ वैल्यूज। तो ओ बी की जगह आ जाएगा इधर ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। तो हमारा आधा पार्ट जो है सॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट। अब आप क्या करेंगे, एक और यहाँ पे रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, देन ये आपका रिजल्टेंट हो गया। अब आप देखें, ओ से सी पे जाए, ओ सी से डी पे, ये आप डायरेक्ट ओ से डी पे चले जाते हैं, ये बात ही की है। तो आपके पास ये एक ट्राइंगल बन रहा है इधर। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास। तो ओ से सी पे गए, सी से इधर आ गए, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ से चले जाएं, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ डी किसके इक्वल है आपके पास, ओ डी बेसिकली रिजल्टेंट है किसका, ओ सी प्लस सी डी का, तो ओ सी प्लस सी डी। ठीक है, तो और इसके तो ओ सी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे ओ सी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जो होगा वो सेम आ जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर से हम चारों हमारे पास, तो चार वेक्टर तो हमने ऑलमोस्ट ऐड कर दिए। हमें वेक्टर कितने ऐड करने हैं, 5 वेक्टर्स ऐड करने हैं, ताकि छठा क्या होगा आपके पास, उसका रिजल्टेंट होगा। तो इधर देखें आप, अब लास्ट वाला जो वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर, ये रहा आपके पास ये वेक्टर। ठीक है, ओ डी से ले चले जाएं डी ई पे, या फिर डायरेक्ट ओ ई पे जाएं, यानी आपके पास ओ डी प्लस डी ई किसके इक्वल है, बेसिकली ओ ई के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट पार्ट ओ ई, यू नो दैट ओ ई इज इक्वल टू, किसका रिजल्टेंट है, ओ डी प्लस डी ई का, ओ डी प्लस डी ई का।
और ये कौन से लॉ यूज़ कर रहे हैं हम? ट्राइंगुलर लॉ, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, याद रखिएगा। तो ओ डी ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस उसके बाद क्या था सी डी प्लस सी डी वेक्टर, और डी तो अभी हमें लिखा होता है उसको तो हम इसी सेम लिख देंगे। तो आपके पास देखिए ओ ई जो है बेसिकली 1 2 3 4 5 वेक्टर का ये बता रहा है रिजल्टेंट, यानी 1 2 3 4 5 वेक्टर्स को ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा? ओ ई मिलेगा। तो लिख देंगे सिंस ओ ई इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ऑफ कितने? 5 वेक्टर्स, 5 वेक्टर्स रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? साइड ऑफ द हेक्सागोन, 5 वेक्टर्स representing the side of the hexagon। तो यही हमने प्रूव करना था कि ओ ई जो होगा बेसिकली क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा हेक्सागोन। तो आपके पास हेक्सागोन तो प्रूव हो गया, हेक्सागोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इफ ए 3 - 5 बी 6 0 एंड सी 2 4 बी वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। क्योंकि वेक्टर्स और पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेस होंगे वो 4 होते हैं ना, 4 कोने होते हैं। डी इसके अंदर एक मिसिंग है, 3 गिवन है आपको। और कंडीशन क्या है कि आपके पास ए बी सी डी इस पैरेललोग्राम है, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, कंडीशन गिवन है, और डी आपने फाइंड करना है इसके अंदर। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो ऑर्डर दिया वो ये आपने यूज़ करना है ए बी सी डी। तो अब लिखेंगे हम ए बी सी डी। तो ए बी एक वेक्टर बनेगा आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ए, ये हो जाएगा बी, ये सी और ये डी। तो इसको इससे मिलाएंगे तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा आपके पास। तो डी मिसिंग है, डी को सपोज कर लेते हैं एक्स वाई के इक्वल है। ए तो क्वेश्चन में गिवन है 3 - 5 है, बी 6 0 है, एंड सी 2 4 है, ठीक है। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। पहले सपोज करते हैं लेट डी एक्स वाई, ठीक है, इन पैरेललोग्राम we know that AB is equal to, पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, इज इक्वल टू डी सी, यानी ए बी वेक्टर और डी सी वेक्टर क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं। ए बी वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? बी माइनस ए, यानी सेकंड को क्या करेंगे? फर्स्ट से माइनस करवा देंगे। तो बी है आपके पास 6 0, तो 6 0 माइनस ए, ए है 3 - -5। तो 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 0 माइनस माइनस प्लस 5, तो 0 + 5 हो जाएगा आपके पास 5। तो आपको ये ए बी मिल गया, ठीक है। अब ए बी मिल गया, अब क्या निकालना है हमने? डी सी निकालना है। तो डी सी हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं मिलके। डी सी किसके इक्वल होगा? सी माइनस डी, यही होगा। सी है आपके पास 2 4 माइनस डी है आपके पास x वाई। तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट से माइनस होगी, तो 2 से माइनस करेंगे x हो जाएगा 2 - x, और 4 से y माइनस करेंगे तो 4 - y, ठीक है। तो आपको ये डी सी वेक्टर मिल गया। अब ये दोनों वेक्टर्स क्या है आपके पास? इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स है, और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? इक्वल, ठीक है। वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। तो ए बी आपके पास 3 - 5 और डी सी है 2 - x माइनस एक्स नहीं 4 है, सॉरी है 4 y, ठीक है। तो अब सब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे? कंपेयर करवा लेते हैं। तो फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल, तो और ये
क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पे ये दोनों ऑर्डर पेयर है ना, इसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 2 माइनस एक्स को रखेंगे, 3 को बोल के रखते हैं, 3 को इक्वल रखेंगे 2 माइनस एक्स से, ठीक है। और 5 किसके इक्वल होगा, 4 माइनस वाई के। तो 5 इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, माइनस का एक्स साइड चेंज करेंगे प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, प्लस का 3 साइड चेंज करेंगे -3, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -1, ठीक है। माइनस का वाई साइड चेंज करेंगे +5 इज इक्वल टू 4, प्लस का 5 साइड चेंज करेंगे -5, तो 4 में से 5 माइनस करेंगे -1। तो फोर्थ वर्टेक्स क्या था आपके पास डी, तो डी क्या हो जाएगा आपके पास -1 कोमा -1, ठीक है। उसके बाद आपके पास बी पार्ट है, बी पार्ट भी सिमिलरली इसी सॉल्व होगा। ए डी बी सी है, अब ए डी बी सी में क्या करेंगे, अब डी की जगह यहाँ पे एक्स कोमा वाई लिख देंगे और बी यहाँ चला जाएगा 6,0। तो पहले ए डी वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वेट करवाएंगे तो आपको डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, given that A is the point A given है 1,3, A B and A D are vectors हैं respectively, और आपके पास ए बी और ए डी वेक्टर गिवन है रिस्पेक्टिव, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी सी एंड डी ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी वेक्टर हमें गिवन है, ए बी वेक्टर किसके इक्वल है आपके पास 4 1, और ए डी वेक्टर है 2 3, ठीक है। तो पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर देखिए बी आ रहा है और डी आ रहा है और ए बी पता है हमें। तो अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें, क्योंकि हमें पता है कि ए बी वेक्टर जो होता है वो इक्वल होता है बी माइनस ए के, ठीक है। तो ए बी वेक्टर है आपके पास 4 1, ठीक है। बी अननोन है तो बी को भी छोड़ देते हैं, ए गिवन है हमें, इसको भी वर्टिकल लिख देते हैं 1 3। अब ये नेगेटिव है तो जाएगा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। ये डिवाइड नहीं है, 1 और 3 स्पेस दीजिएगा बीच में, तो 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 3 4, तो बी इक्वल हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 1 5, और 1 प्लस 3 बन जाएगा आपके पास 4, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड करना है, हमें डी फाइंड कर लेते हैं। वैसे फाइंड तो हमें ए बी सी डी करना है, तो डी पहले हम फाइंड कर लेते हैं, इजीली मिल जाएगा आपको। क्योंकि पता है कि ए डी वेक्टर इक्वल होता है आपके पास डी माइनस है फाइनल फाइनल माइनल इनिशियल, तो आपके पास 2 3 है ए डी वेक्टर माइनस डी, डी अननोन है तो डी को डी लिखेंगे। ए है आपके पास 1 3, 1 3 नेगेटिव है, साइड चेंज करेंगे पॉजिटिव, तो 2 3 प्लस 1 3 इज इक्वल टू टी, तो टी इक्वल होगा आपके पास 2 प्लस 1 3, और 3 प्लस 3 6, तो आपको ये डी भी मिल गया हमें। अब रह गया हमारे पास बी फाइंड कर लिया हमने, डी फाइंड कर लिया, सी रह गया। तो सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाते हैं हम, ए बी सी डी, तो आपके पास ये एक इस तरह का एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ए बी सी एंड डी, सो इट्स अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इससे हमें सी फाइंड करना है। सी के लिए देखिए हम ए बी वेक्टर को और डी सी वेक्टर को क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। डी के कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं हम एक्स कॉमा वाई, ठीक है। इन दोनों वेक्टर को इक्वल रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। लेट्स सी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स कॉमा वाई, और डी तो अभी फाइंड किया था हमने 3,6, बी भी फाइंड किया था 5,4, और ए क्वेश्चन में गिवन था 1,3, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ए बी वेक्टर इक्वल होगा आपके पास डी सी वेक्टर के, ठीक है। यू नो दैट। तो ए बी वेक्टर के साथ निकालेंगे बी माइनस ए, बल्कि तो क्वेश्चन में भी गिवन था, देखिए ए बी वेक्टर 4 1 था, तो लिखेंगे 4 1, ठीक है। वर्टिकल लेंगे हॉरिजॉन्टल लेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और डी सी वेक्टर तो जाएगा आपके पास 3 माइनस एक्स, और डी सी है तो सी माइनस डी करेंगे, सॉरी सी माइनस डी होगा ना, सी एक्स है और यहाँ पे 3, तो एक्स माइनस 3, और 4 वाई माइनस 6, वाई माइनस 6। अब इसको कंपेयर कर दें, 4 इक्वल होगा आपके पास एक्स माइनस 3 के,
ठीक है, और 1 इक्वल होगा y-6 के। तो माइनस का 3 साइड चेंज करेंगे प्लस 3, तो 4 + 3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू मिलेगी 7, और माइनस का 6 साइड चेंज करेंगे प्लस, तो 1 + 6 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू मिलेगी 7। सो d क्या हो जाएगा आपके पास, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, 7,7। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ए बी सी आर द पॉइंट्स ए बी एंड 2a-b है। बेसिकली आपके पास एक क्वेश्चन मिस्टेक है, पोजीशन वेक्टर्स हैं ए बी सी के। आपके पास ए बी एंड 2a-b रिस्पेक्टिवली डी डिवाइड ए सी इन 2:3। डी जो है वो ए और सी को डिवाइड कर रहा है। तो पहले हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। लेट्स से कि आपके पास ये आपके पास एक इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और क्या कर रहा है, डी डिवाइड कर रहा है ए सी को। तो पहले हम एक ए बनाते हैं वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया आपके पास, ठीक है, और एक सी वेक्टर बनाते हैं। ये आपके पास ओरिजिन है बेसिकली, और ये आपके पास ए पॉइंट, और ओ ए का जो पोजीशन वेक्टर वो स्मॉल ए से नोट किया हुआ इन्होंने, तो स्मॉल ए बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक सी वेक्टर बनाते हैं। लेट्स से कि आपके पास सी वेक्टर ये रहा, ठीक है, और इसको किससे नोट करा हुआ है, सी है 2a-b, तो हो जाएगा 2a-b। ये आपके पास ये वेक्टर दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास ए सी जो वेक्टर है, ए सी में सियरा वेक्टर, इसको डी डिवाइड कर रहा है 3:2 के अंदर, 2:3 के अंदर। तो 2:3 के अंदर डी डिवाइड कर रहा है, तो डी यहाँ कहीं होगा 2:3 में। तो ये वाला पार्ट 2 रेशियोस और ये 3 पार्ट्स ऊपर होंगे, ठीक है। तो इस डी को सबसे पहले तो हम फाइंड करना है, उसके बाद आगे कुछ काम होगा। तो ये डी हो गया आपके पास, ठीक है, ठीक है। ये जो वेक्टर है डी, ये पोजीशन वेक्टर डी, इसको फाइंड करना है हमें पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी डिवाइड्स ए सी, और किस रेशो में कर रहा है, ए सी को डिवाइड 2:3 में, इन 2:3। तो डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लेट से कि डी वेक्टर है आपके पास स्मॉल डी, इसका जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर डी है, ठीक है। डायग्राम बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया था डिवीजन का, एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स हैं ए और बी, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन भी है हमें। तो 2 मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास m है, और ये n है, 2 मल्टीप्लाई होगा 2a-b से, 3 मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो 2a-b एंड 3 इंटू ए डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये नहीं जाएगा आपके पास, 2 + 3 होता है 5। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4। 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, 2b + 3 है, और 2 + 3 कितना होता है आपके पास 5। तो 2 3 और 4 बन जाएगा आपके पास 7a + 2b डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर डी मिल गया, ठीक है। अभी डी वेक्टर मिल गया। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद है डी डिवाइड ए सी, ये तो हमने कर लिया। सब ई डिवाइड बी डी इन 4:1, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। यानी आपके पास ई जो है वो बेसिकली डिवाइड कर रहा है बी और डी को। तो पहले बी वेक्टर हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि आपके पास ये रहा बी वेक्टर, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ये रो बनाते हैं कैपिटल बी, ठीक है। और ये बी डी पहले ज्वाइन होंगे, फिर बी डी को डिवाइड करना है, पहले बी डी को ज्वाइन तो कर लें, उसके बाद डिवीजन होगी ना। तो पहले बी और डी को आप करें ज्वाइन, बी और डी को हमने कर दिया ये ज्वाइन, ठीक है। अब बी डी के ऊपर एक पॉइंट है कोई ई, वो 1:4 में, 4:1 में डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। तो हो जाएगा 4 और ये 1:4 और ये 1। तो यहाँ कहीं ई पॉइंट होगा आपके पास, और ये पॉइंट ई जो है बेसिकली इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये होगा 1, और यहाँ बना देते हैं फिर, ठीक है, 4:1। अब इसके अंदर दोबारा डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है।
और सपोज करते हैं कि आपके पास जो ये पॉइंट है ना, इसका जो पोजीशन वेक्टर वो ई सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट होगा आपके पास कैपिटल ई, इसका पोजीशन वेक्टर आपने ई सपोज कर लिया। लेट द पोजीशन वेक्टर, जो अपने पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ई इज किसके इक्वल है वो, ई के, ठीक है। अब यहाँ पर डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करना है और ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 4:1 के अंदर। ई डिवाइड्स किसकी ज्वाइन को, बी डी को, इन 4:1। तो डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ठीक है। अब इधर करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन, तो एम की जगह क्या आएगा यहाँ पे आपके पास 4, क्योंकि आपके पास ये बी वेक्टर पता है हमें, बी वेक्टर किसके इक्वल था, बी के, तो ये आ जाएगा आपके पास बी, ठीक है। और डी वेक्टर भी हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पे, तो एम मल्टीप्लाई होगा, नहीं 4 मल्टीप्लाई होगा आपके पास बी से, तो बनेगा आपके पास 4b प्लस एन, एन की वैल्यू की आपके पास 1 मल्टीप्लाई होगा इस वाले वेक्टर से, यानी डी वेक्टर से, डी के ज्वाइन को ऊपर तोड़ना है ना, तो 1 × टी डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, तो हो जाएगा आपके पास 4 + 1। अब यहाँ पे करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू 4b प्लस डी किसके इक्वल है आपके पास, 7a + 2b डिवाइडेड बाय 5 और होल डिवाइडेड बाय 5 + 4 + 1 5। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी आपके पास, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से 20 भी, और 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से 7 है, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से हो जाएगा आपके पास 2 भी, और 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से 5, और होल डिवाइडेड पे क्या है आपके पास 5। तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5 5 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। 7a आ जाएगा आपके पास सेम, 7a से m आएगा 20, और 2 बन जाएगा आपके पास 22 भी, और 5 5 से 25, तो दोनों को 25 से डिवाइड कर देते हैं, 7a/25 प्लस 22b/25, तो आपको ये ई मिल जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।